Good morning, students. Today I am here again with the second lecture of current electricity class plus 2. In last lecture we discussed about the drift velocity of electrons, and now today we are going to discuss about mobility. Further जो हमने किया था drift velocity उसको continuity में रखते हुए next हमारा topic start होता है mobility. So I have written already here what is mobility. So mobility of charge carriers. Charge carriers हमने discuss किए थे पिछले टॉपिक में that charge carriers are responsible for current. The current, conventional current, which are moving from the conductor, these charge carriers are responsible. तो हमने वो डिस्कस भी किए थे कि कंडक्टर के अंदर लिक्विड, सॉलिड और गैसेस कंडक्टर्स के अंदर अलग अलग चार्ज कैरियर्स होते हैं. So now mobility of charge carriers which are responsible for current is defined as the magnitude of drift velocity per unit electric field applied. कि जो mobility है, जो आपकी drift velocity है इलेक्ट्रॉन्स की per unit electric field, that is known as, that is mu, denoted by mu, that is drift velocity upon electric field. ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या निकाली थी पिछले टॉपिक में. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आपकी इलेक्ट्रॉन की आई थी ई, आई एम जस्ट टेकिंग द मैग्नीट्यूड, नॉट वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी में लेते हैं हम. ई अप इनटू टी अपॉन एम. दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय ई अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. तो यहां से अगर हम रखें, दिस विल कैंसल आउट एंड इट कम्स आउट टू बी E tau upon m. So this is the result for mobility. तो mobility of electrons वो कितनी आती है आपके पास? इलेक्ट्रॉन T is the relaxation time. relaxation time हमने बात की थी कि वो टाइम होता है जब आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, when they are moving in the conductor, they are colliding with each other. जो collide करने से पहले का जो टाइम होता है, that is known as relaxation time. जो उनको एक टाइम मिलता है, टाइम गैप मिलता है, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाय एम. दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन्स. इन द सेम वे वी कैन फाइंड फॉर होल्स ई टाइम फॉर होल्स डिवाइड बाय मास ऑफ होल्स. तो हमारे पास दो रिजल्ट आ जाते हैं. दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज फॉर होल्स. अगर हम यहां से देखें, द करंट, ये कन्वेंशनल करंट जो है, करंट इज ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स. तो हमारा होल्स की वजह से और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हमारा कन्वेंशनल करंट कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है. सो दिस इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. और यहां से आप एक फॉर्मूला और लिख सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का. वी कैन राइट वन मोर फॉर्मूला दैट वी ऑलरेडी रिटन, म्यू इज इक्वल्स टू, जो हमने अभी फाइंड आउट किया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ई. ये आपने रखा था, तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया. दिस इज म्यू इंटू ई. तो आप एक फॉर्मूला और लिख सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का. एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी ये थी और एक ये आपकी. सो दिस इज, एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी. मोबिलिटी की एसआई यूनिट क्या बनेगी? एसआई यूनिट है इज इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट. मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट. तो ये था हमारा टॉपिक मोबिलिटी. Yes students, our next topic is relation between electric current and drift velocity. तो हम अगले टॉपिक में बात करेंगे जो हमने टॉपिक अभी किया है, drift velocity और
इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन। तो मैं आप एक डायग्राम आपको समझा रहा हूँ। लेट वी हैव टेकन ए कंडक्टर, आप वायर ले सकते हो, गुड कंडक्टर में कॉपर वायर ले रहा हूँ, कंडक्टर ऑफ कॉपर वायर, जिसकी लेंथ कितनी है एल, एल इज द लेंथ, ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, एंड दैट कंडक्टर इज कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल के बीच में उसको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। सो कॉपर वायर है, सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, area into length. This is the volume of conductor. If n electrons are present in the conductor, अगर n मान लेते हैं इस कंडक्टर के अंदर n आपके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रेजेंट है, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पूरे वॉल्यूम के अंदर कितने होंगे। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूरे वॉल्यूम में, पर इन वॉल्यूम में क्या आता है आपके पास, एरिया इंटू लेंथ इंटू एन, एरिया इंटू लेंथ इंटू एन, ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। सो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज आपके पास क्या है, क्यू को हम डिनोट करते हैं चार्ज से, टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर वो कितना है आपके पास, एरिया इंटू लेंथ एंड इलेक्ट्रॉन, दिस इज द टोटल चार्ज इन दैट कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज है। मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, एल है, हमने इस पर पोटेंशियल अप्लाई किया, वी अप्लाइड पोटेंशियल, सो व्हाट इज द पोटेंशियल, ई यहां से कितना आ गया, V अपॉन एल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ई की इलेक्ट्रिक फील्ड आया, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ आपके पास आ गई। सो इट इज अ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इन द कंडक्टर, ये कंडक्टर में आपका सेटअप ड्यू टू, अब यहां से हमने जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक बैटरी से आपने कनेक्ट किया, ड्यू टू ई द इलेक्ट्रॉन्स start moving, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी vd। यहां पे मान लो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इस साइड आना स्टार्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद वेलोसिटी vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो मूव करते हैं। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल फोर टाइम टी टाइम में इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव कर रहे हैं। सो व्हाट इज द टाइम, टाइम की जो वैल्यू आएगी, टी इज इक्वल्स टू, टी को आप क्या लिख सकते हो, टी इज इक्वल्स टू एल, लेंथ ऑफ कंडक्टर, मैं एल ले रहा हूं, दिस इज लेंथ ऑफ कंडक्टर डिवाइड बाय वीडी। तो कितना टाइम, टाइम हम टी मान रहे हैं, लेकिन उसने इस टाइम में मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इस एंड से लेके इस एंड तक पहुंच जाता है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंथ डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय वेलोसिटी, सो टाइम की वैल्यू आपके पास यहां से ही आ जाती है, दिस विल बी द टाइम कि आपने जब निकाला ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी vd, जब वो vd वेलोसिटी से मूव कर रही हैं तो कुछ ना कुछ टाइम भी एस्केप होगा, कुछ ना कुछ टाइम भी आगे मूव करेगा, और उस टाइम की जो वैल्यू आई है दैट बिकम्स L अपॉन vd। तो टाइम की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, L अपॉन vd। हमें कंपैरिजन किसके बीच में लेना है, करंट के बीच में, हेंस हम यहां से मान लेते हैं करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T। आपने दोनों वैल्यू निकाल ली है, फर्स्ट वन इज दिस, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान रहा हूं, दिस इज द सेकंड। तो दोनों वैल्यूज अगर आप यहां पुट करते हो, Q की वैल्यू है ALNE अपॉन
L upon VD, तो it can be written as AL NE VD upon V, सॉरी इट इज L, तो L से L कैंसिल हो गया। आपके पास जो करंट की वैल्यू आई है A NE VD, so we can write that I is equals to, जो I की वैल्यू आपके पास आई थी वो आएगी A NE VD, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। ये किसकी वैल्यू है आपके पास? करंट की। मान लेते हैं अगर आप 1 यूनिट कर दो एरिया, 1 इलेक्ट्रॉन कर दो, तो आपका जो करंट है किसके बराबर आ गया? वेलोसिटी के। मींस जितना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा करंट मूव करेगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर। तो ये वैल्यू किसकी है आपकी? तो ऐसे आपकी आई की वैल्यू आ गई ANEVD। फर्दर हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मॉडिफाई कैसे करेंगे हम इसको? तो मैं ये रख लेता हूं, वही आई की जो वैल्यू आपके पास आई थी, हियर वी हैव रिटन E is equals to V upon L, मैं इसको भी रख रहा हूं आपके। तो ये आई की वैल्यू आपके पास आ गई। वी नो VD की वैल्यू क्या थी? अभी आपने निकाली थी मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो पुट कर दो इस वैल्यू में। सो I becomes ANE mu E। फर्दर हेयर E की वैल्यू हमने निकालनी थी, तो I को जब हम पुट करेंगे इट बिकम्स ANE mu V upon L। We can write this। So this is the current। ये आपके पास किसकी वैल्यू? एक तो करंट की ये वैल्यू आ गई, अगर आपको वो पोटेंशियल की फॉर्म में लेनी है, अगर आपको वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में लेनी है, तो आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई करंट की। दिस वैल्यू इज यूजफुल टू फाइंड द और टू डिडक्ट द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अंदर हम डिड्यूस करेंगे। सो दिस इज कंप्लीट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहां तक कंप्लीट होता है। लेकिन अगर आप वोल्टेज के साथ बात करते हो तो आपके पास ये रिजल्ट आता है। और एक इक्वेशन और, मैं यहां VD की डायरेक्ट वैल्यू रख दूं तो I becomes ANE VD की जो वैल्यू आई थी वो आई थी E tau upon M, which can be further written ANE square V tau upon LM। This is also the result। एक रिजल्ट आपके पास ये आ जाता है। So this is third result, 1, 2 and 3। These are the three result of current। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स ओहम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो बहुत सारे जो आपके टॉपिक हैं वो सारे किस पे रिलेटेड है? ओहम्स लॉ पे। और ओहम्स ने हमें एक रिलेशन दिया था किस किस के बीच में? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन था, करंट और पोटेंशियल के बीच में। और ओहम्स लॉ कहता है कि कुछ फिजिकल कंडीशन को अगर हम कांस्टेंट कर दें, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, मैकेनिकल स्ट्रेन, तो बहुत सारी जो फिजिकल कंडीशन है, सराउंडिंग की जो फिजिकल कंडीशन है, उनको अगर हम कांस्टेंट कर दें, देन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर में से किसी भी वायर में से जो करंट पास हो रहा है, जो फ्लो कर रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। कि आपके पास कोई कंडक्टर है, ये एक मैंने कंडक्टर मान लिया कोई भी, इसमें से जो करंट पास कर रहा है आई, वो किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस पे। जो दो एंड्स पे हमने इसके पोटेंशियल दिया हुआ है, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस। तो करंट किस पे? दैट इज आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और इसको हम लिख सकते हैं V directly proportional to I, and every time whenever we are removing this proportional, we are writing
we are replacing this V is equals to IR. तो हमने प्रोपोर्शनल को किससे रिप्लेस कर दिया, एक इक्वल से और एक आर से. व्हाट इज आर? कांस्टेंट. ये क्या है? कांस्टेंट जिसका नाम है रेजिस्टेंस. इसका नाम है रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, जो रेजिस्टेंस है इस कंडक्टर का, रेजिस्टेंस किसका होगा, ये कांस्टेंट किसका होगा, कंडक्टर का. डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एरिया एंड शेप ऑफ कंडक्टर. तो ये किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे, एरिया पे एंड शेप ऑफ द कंडक्टर. और यहां से आर की जो वैल्यू आ जाती है वो आती है हमारे पास B अपॉन I. दिस इज ए कांस्टेंट. सो दिस इज ओम्स लॉ. और ओम्स लॉ के अंदर एक ग्राफ आता है हमारे पास, मैं यहां ड्रॉ करके दिखा रहा हूं. अगर हम कीपिंग दीज कांस्टेंट, बाकी जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है लाइक टेम्परेचर है, प्रेशर, अगर हम इनको कांस्टेंट कर दें, दिस इज B, दिस इज I. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जितनी आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट आपका उतना ही इंक्रीज होते जाएगा. स्ट्रेट लाइन यहां पे होनी चाहिए कि जितना आप क्या करोगे, वोल्टेज बढ़ाओगे, जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना ही आपका क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा. दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स रेजिस्टेंस. ये क्या इंडिकेट करती है? रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है. तो हमारे पास दिस इज ओहमिक. द मटेरियल, द कंडक्टर्स which obey Ohm's law called ohmic substance, ohmic conductor, which do not obey Ohm's law, these are non-ohmic. So these are the topics, today's topics: mobility, relation between current and drift velocity, and the last one is Ohm's law. Also, this will be understandable for you. Thank you.